हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ हाइपोथेसिस, है ना। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। उसे कहते हैं प्राकल्पना या उपकल्पना, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस होती क्या है, मतलब हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं देन आफ्टर उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं या जो सर्वे हम करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम होती है ना, जो समस्या होती है जिसको हम चूज़ करते हैं, तो इन्वेस्टिगेटर उस समस्या से रिलेटेड जो कॉजेज़ होंगे उसके या जो इफ़ेक्ट होंगे उसका जो रिलेशनशिप होता है, उसका जो अनुमान लगाता है, उसे प्राकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं, है ना। जो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है और ये जो पूर्वानुमान होता है यही प्राकल्पना होती है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें कि भारत में पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है ना। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, भारत में अपराध प्रवृत्ति जो है, क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके कार्य कारण संबंधों के बारे में हमको जानना है, तो हमको पहले जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, उसके बारे में सामान्य जो ज्ञान है उसको हम कलेक्ट करेंगे और फिर हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि निर्धनता जो है ना। एक रीज़न तो हमारे पास ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, लोग बढ़ रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है तो उसकी वजह से वो है ना पॉवर्टी झेल रहे हैं, निर्धनता है और उसके कारण अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो हमारा ये जो कहना है, हमारा ये जो कथन है कि निर्धनता ही क्या है बढ़ती अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है, तो ये हमारी प्राकल्पना होती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पॉवर्टी है और जो ये क्राइम है उसके बीच में रिलेशन क्या है, क्या हमने जो अनुमान लगाया है, हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे और हम जब देखेंगे तो एक्चुअल जब हम स्टडी करेंगे, वास्तविक जब हम अध्ययन करेंगे तो वो उपकल्पना जो प्राकल्पना होगी वो सही होती है कि गलत होती है, ये हम उसके बाद में बताते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्राकल्पना को सही साबित नहीं करना है ना। हम नेगेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं और उसे फिर पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। प्राकल्पना जो तैयार की जाती है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विषय से संबंधित जो तथ्य होते हैं उनको संकलित करना, उनको कलेक्ट करना और फिर क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो शोध करता है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है और उसे गलत रास्ते पे जाने से रोका जाता है, ठीक है। फिर ये जो प्राकल्पना होती है ना, तो सामाजिक अनुसंधान जो किया जाता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है, उसमें प्राकल्पना की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बारे में कोहेन एक ऑथर थे, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी गणवेशा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम उनको जन्म देने वाली कठिनाइयों का सुझावात्मक स्पष्टीकरण या समाधान न दे दें या उसका प्रारंभ न कर दें। इसी एस्पेक्ट में गुडे और हॉट कहते हैं कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक ज़रूरी कड़ी होती है जो ज्ञान और वृद्धि की खोज में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो हमारे सामने ये बात क्लियर हो जाती है कि प्राकल्पना क्या है। प्राकल्पनाएं जो होती है वो सिद्धांत के क्षेत्रों में जो है ना, जो थियरीज होती है उन एरियाज़ में पाए जाने वाले कथन होते हैं, उनके परीक्षण की कसौटी होती है। मतलब एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, जो परीक्षण उनके बीच में किया जाता है, उसके बारे में बताने के लिए एक एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। प्राकल्पना क्या है, एक तीक्ष्ण अनुमान होता है जिसका प्रतिपादन और उसकी स्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों और दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान को आगे मार्गदर्शित करने के लिए की जाती है, ठीक है। कोई भी जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उनका वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए प्राकल्पना को बनाया जाता है। एक अनुसंधान तभी सफल अनुसंधान कहलाएगा और उसकी आवश्यक शर्त यही होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशंस के बारे में, है ना। हम उसकी परिभाषाओं की ही बात कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर देखते हैं कि बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन उसकी दी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग, अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड, है ना। लुंडबर्ग क्या कह रहे हैं कि एक प्राकल्पना एक काम चलाओ सामान्यकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी होनी बाकी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हॉट,
hypothesis is a proposition which can be put to test the determine its validity. क्या है वो? प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? उसका परीक्षण किया जाता है। बोगार्डस कह रहे हैं कि एक प्राकल्पना एक प्रस्तावना है जिसका परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। ठीक है। पीटर कह रहे हैं कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। इसी तरीके से वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार क्या कहा गया है कि प्राकल्पना एक विचार होता है, दशा होती है या सिद्धांत होता है जो संभवतः क्या करता है, बिना किसी विश्वास के मान लिया जाता है, जिससे कि उसे तार्किक परिणाम निकाले जा सकते हैं उसके, और उससे ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से विचार की सत्यता की उसमें जांच कर ली जाती है। ठीक है। मतलब अगर इन सारी डेफिनेशंस का हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अनुमान है ना, ये सब होता है जिससे अनुसंधानकर्ता जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, वो अपना जो शोध करता है उसकी समस्या के रूप में उसे निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए, है ना, कि वो सही है कि गलत है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है ना, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कलेक्ट करता है। और एक प्राकल्पना जो होती है वो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में संबंध बनाती है, संबंध स्थापित करती है। ठीक है। तो ये तो थी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन। ओके, अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जो ये प्राकल्पना है ना, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो ये जो प्राकल्पना है वो खाली एक हमको सिर्फ यूज़ करना है ऐसा नहीं है, उसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और एक बहुत अप्रोप्रिएट, बेटर और यूज़फुल हाइपोथेसिस तैयार हो सके उसके लिए कुछ विशेषताएं होती है, कुछ गुण होते हैं, उनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट यहाँ हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्वालिटी क्या है ना। तो वो क्या है? फर्स्ट उसकी विशेषता है क्लैरिटी। क्या होना चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए। मतलब क्या है कि प्राकल्पना दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक तो उसकी लैंग्वेज की अकॉर्डिंग और दूसरे उसका जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक भाषा की दृष्टि से और दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में क्या होना चाहिए? बहुत उपयुक्त शब्दों का उपयोग होना चाहिए और उनका अर्थ, विचार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड हम बात करते हैं किसकी? सेकंड यहाँ कह रहे हैं प्रयोग सिद्धता की, कि मतलब प्राकल्पना जो होती है उसमें इस प्रकार के कंसेप्ट का यूज़ करना चाहिए जिसकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पे की जा सके। प्राकल्पना में क्या होना चाहिए? किसी भी नैतिकता और आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए ना, कि अच्छे बुरे ऐसे वर्ड इसके अंदर यूज़ नहीं किए जाने चाहिए। प्राकल्पनाएं क्या होती है? हाइपोथेसिस क्या होती है? एक्चुअल में वैज्ञानिक आधार पर जांच करने के योग्य ये होनी चाहिए। जैसे कि आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं, जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान स्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है ना, ये सब जो होता है ये अप्रोप्रिएट नहीं होती है, ये उसके अंदर अनयूजफुल होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विशिष्टता की। ठीक है। तो प्राकल्पना को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर विशिष्ट पहलू से संबंधित वो होनी चाहिए। जो सामान्य शब्द होते हैं, जो जनरल वर्ड्स होते हैं, उनमें जो प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा एक्सपांड होता है और अनसर्टन होता है। तो ऐसी प्राकल्पनाएं जो होती है वो तथ्य संकलन की दृष्टि से, है ना, डेटा कलेक्शन की दृष्टि से अनुपयोगी होती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उपयोगी अध्ययन के लिए, यूज़फुल स्टडी के लिए हमको क्या करना है? बहुत स्पेसिफिक और छोटी छोटी बिल्कुल स्मॉल हाइपोथेसिस तैयार करनी होती है, जिससे डेटा कलेक्शन भी हम आराम से कर सकें और जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ना, जो रिसर्च की जा रही है उसको सिस्टमेटाइज भी कर सकें और उसका कंक्लूजन भी हम निकाल सकें। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ कह रहे हैं कि ये क्या होनी चाहिए? सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए, मतलब रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थियोरी। मतलब गुडे और हॉट कह रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसमें क्या है, नए नए जो लोग होते हैं, नए जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान नहीं रखते हैं और उनकी प्राकल्पना जो होती है वो सिद्धांत से रिलेटेड नहीं होती है। तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स चुनते हैं जो इंटरेस्टेड हो, है ना, जो अट्रैक्टिव हो। वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो काम किया जाता है वो किसी सिद्धांत पे बेस होना चाहिए, उस
से संशोधन जो निकाला जाएगा वो सही होगा या नहीं, वो ऐसे किसी भी चीज़ का ध्यान न रखते हुए उनको काम में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कहा गया है कि एक विज्ञान तभी संचयी बनता है जब वह उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांत समूह पर पूर्णतः क्या करता है, पूर्णतः लागू होता है। मतलब जो भी स्टडी की जाएगी एक अलग इन्वेस्टिगेशन के रूप में होती है और उससे क्या होता है, विज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। मतलब प्राकल्पनाएं और सिद्धांत जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और उनको उनके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। देन बात आती है किसकी, सरलता की। ठीक है, कि ये जो बहुत बेटर प्राकल्पना हो, बहुत बेटर हाइपोथेसिस हो, है ना, एकदम अप्रोप्रिएट, वो क्या होनी चाहिए, तो उसमें ये गुण होता है कि वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि उसमें जो एसेंशियल्स हैं, जो आवश्यक रूप से अधिक कारक होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होनी चाहिए और जब हम उनको एनालाइज करें, उनका परीक्षण करें, तो वो अयोग्य भी सिद्ध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है उसकी विशेषताएं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो सोर्सेस में हम देखें कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो बहुत सारे स्रोत जो होते हैं उनसे प्राकल्पना को एक्सेप्ट कर लेता है ना, ग्रहण कर लेता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी सूझबूझ, अपनी कल्पना, अपनी विचारधारा से, है ना, प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। ठीक है, गुडे और हॉथ कहते हैं कि प्राकल्पना जो होती है उसके 4 सोर्सेज है, सामान्य संस्कृति, ठीक है, वैज्ञानिक संस्कृति, समरूपता और व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसमें है सामान्य संस्कृति, जनरल कल्चर। ओके, इनको बहुत शॉर्ट में अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे है जनरल कल्चर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सोसाइटी होती है उसकी अपना कल्चर होता है, उसका रहन सहन होता है, उसका खान पान होता है और उस अकॉर्डिंग हमको निर्माण करना होता है। फिर उसके अंदर और आते हैं कल्चरल बैकग्राउंड आता है उसके अंदर फोक बिलीव्स आती है, सोशल चेंज आते हैं। ठीक है, देन सेकेंड इसके अंदर आता है साइंटिफिक थियरीज। ठीक है, इसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इंट्यूशंस वगैरह आते हैं। ठीक है, देन फिर आती है कि सादृश्यताएं जो होती है ना, फिर अंतर्प्रज्ञा होती है, अनुसंधान और साहित्य होते हैं। इस तरीके से ये सब सोर्सेज होते हैं। ठीक है, फिर हम इसके प्रकारों की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो इसको भी हम अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्क्रिप्टिव वे में देख लेंगे हम, है ना, कि हाइपोथेसिस की जो टाइप्स होती है वो कैसी होती है। तो वो क्या होनी चाहिए, वो अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित होनी चाहिए, फिर वो जटिल आदर्शों के प्रारूपों से संबंधित होनी चाहिए, नेक्स्ट वो विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ अलग तरीके की प्राकल्पनाओं की अगर हम बात करें तो वो सकारात्मक कथनों से संबंधित होनी चाहिए, नकारात्मक कथनों से संबंधित होनी चाहिए, शून्य कथनों से संबंधित होनी चाहिए और काम चलाऊ प्राकल्पना होनी चाहिए, मीन्स वर्किंग हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट, रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट, रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट, है ना, नल हाइपोथेसिस होती है, नेगेटिव हाइपोथेसिस ली जाती है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस ली जाती है, इस तरीके से ये सब ली जाती है। तो आज हमने हाइपोथेसिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो देखी थी, कि प्राकल्पना क्या होती है, उसकी परिभाषाएं हमने देखी है कि गुडे और हॉट ने क्या कहा है, पीवी यंग क्या कहते हैं, लुनबर्ग क्या कहते हैं, वेबस्टर डिक्शनरी जो है इंग्लिश लैंग्वेज उसने क्या कहा है प्राकल्पना के बारे में, और उसकी विशेषताएं हमने देखी कि प्राकल्पना जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, है ना, वो प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, है ना, वो रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थियरी होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए लैंग्वेज में। तो इस तरीके से ये उसकी विशेषताएं थी। देन आफ्टर फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस के सोर्सेस क्या होते हैं, है ना, डिटेल में ये देखेंगे हम, उसकी टाइप्स क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों कंसेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, थैंक यू।